बेबी, तुम मेरे दिमाग में 24 घंटे रहती हो। अगर कोई और आ भी जाए तो भी मेरे लिए वो सारा ही होगी। नील की कही इस बात को सुनकर सारा का मुंह बन गया। सारा नील की चेस्ट पर पंच करने लगी। उसने नील से इस बात को सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सारा ने फिर नील को कोसते हुए मन ही मन में कहा, ये पोकर फेस ऐसे कैसे कह सकता है? मेरे अलावा अगर किसी ने नील को ऐसे हक किया ना, तो कसम से मैं उस लड़की का और नील का मुंह तोड़ दूंगी। बातें तो सुनो जनाब की। कह रहा है जो भी आएगा उसके लिए सारा ही होगी। नहीं, मैं इस नील सबरवाल को आज अच्छे से ये समझाकर रहूंगी कि वो मेरा है। अपना मन पक्का करने के बाद सारा नील की तरफ देखने लगी। उसने नोटिस किया कि नील सारा को देखते हुए हंस रहा था। नील के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद सारा को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि नील उसके साथ मजाक कर रहा था। नील के इस रिएक्शन को देखकर सारा थोड़ी रिलीफ्ड हो गई, लेकिन सारा का गुस्सा अभी तक रिलीफ्ड नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर आज या फिर कल नील ने अपनी इस बात को फिर से कहा तो वो क्या करेगी। सारा इस इतने इम्पोर्टेंट मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए उसने नील को कुछ बातें बताना चाहिए। सारा जैसे ही नील को वो बात कहने के लिए अपना मुंह खोल रही थी, वो दंग रह गई। सारा नील से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन नील ने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया। नील ने सारा की उस अनकही बात को इंटरप्ट करते हुए उससे कहा, बेबी, यू डोंट हैव टू वरी। मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं तो तुम्हारा ही हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। अपनी ये बात कहते हुए नील ने सारा को अपनी तरफ खींच लिया। नील के हाथ सारा की कमर पर थे और नील की आंखें सारा की आंखों में। अपनी इस बात को कहते वक्त नील की आवाज में कोई भी झिझक नहीं थी। उल्टा वो तो ये कहते हुए बहुत ही सर्टेन लग रहा था, मानो खुद ही फ्यूचर में जाकर ये देख कर आया हो। वहीं यूजुअली नील के करीब जाने से ब्लश करने वाली सारा आज कुछ अलग सी लग रही थी। नील की आंखों में देखते हुए सारा को एक अलग सा एहसास हो रहा था। सारा जिस तरह से नील के साथ उसके करीब खड़ी थी, ये बताना मुश्किल नहीं था कि सारा नील पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। सारा इस इतने अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने नील को शान के बारे में बताने का फैसला किया। सारा ने नील से सीरियस होते हुए कहा, शान मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं जब से हाई स्कूल में थी तब से शान ही मेरा बॉयफ्रेंड रहा है। थोड़ी देर पहले जो तुमने पिक्चर देखी वो मेरे कॉलेज के वक्त की है। जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, उसी रात मैंने शान से ब्रेकअप कर लिया था। अपनी ये बात कहते हुए सारा नील के एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। सारा ये जानने के लिए क्यूरियस हो रही थी कि नील इस वक्त उसके और शान के बारे में क्या सोच रहा था। सारा की इस बात को सुनते हुए नील भी क्यूरियस हो रहा था, क्योंकि वो शान के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और सारा से सवाल करते हुए उससे कहा, क्या तुम मुझे शान के बारे में और बता सकती हो? जब नील ने सारा से अपना ये सवाल पूछा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा था। उसके इस सवाल को सुनकर सारा दंग रह गई। सारा ने नील से इस सवाल की कोई भी उम्मीद नहीं की थी। सारा के लिए ये किसी अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी से कम नहीं थी। इस बारे में सोचते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, व्हाट? क्या ये कोई मजाक है? मैं अपने करंट बॉयफ्रेंड को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे बता सकती हूँ? मतलब अगर शान के बारे में बात करते हुए मेरे मुंह से शान की तारीफ निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। नील को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे इस सिचुएशन को अच्छे से टैकल करना होगा। अपनी बात शुरू करने से पहले सारा ने एक बार नील की तरफ देखा, लेकिन अभी भी नील को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा है। उल्टा नील क्यूरियोसिटी भरी नजरों से सारा की तरफ देख रहा था कि वो जल्द से जल्द उसे शान के बारे में बताए। नील के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर सारा को इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि अब उसका कोई इंटेंस इंटरव्यू होने वाला था, तो इसलिए सारा ने केयरफुली अपने शब्दों को चुनते हुए नील से कहा, शान सहानी, एज 28 ईयर्स, एशिया की सबसे बड़ी और फेमस मीडिया कंपनी का CEO है।
उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, सो वो कभी कभी फेमस लैंडस्केप्स का फोटो शूट करता है। वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुका है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से शान की फैमिली और सिर्फ उसकी ट्विन सिस्टर शालिनी ही है। वो अभी न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और एक बहुत ही हम्बल और पोलाइट इंसान है। सारा को लगा कि शान का इतना डिस्क्रिप्शन नील के लिए सफिशिएंट होगा, इसलिए सारा इस पॉइंट पर आकर रुक गई। लेकिन नील को देखकर लग रहा था जैसे वो शान के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हो। तो इसी वजह से जब सारा रुक गई तो नील सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। उसने सवालिया अंदाज में सारा से कहा, बस इतना ही? नील इस सवाल को पूछते हुए बहुत ही जेन्युइन लग रहा था। नील के ऐसे सवाल को सुनकर सारा का मुंह बन गया। सारा ने नील के सवाल का जवाब देते हुए फर्मली कहा, जी हाँ, बस इतना ही। सारा को ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड को उससे ज्यादा उसके पुराने बॉयफ्रेंड में ज्यादा इंटरेस्ट था। सारा की बात को सुनने के बाद नील इस बात को तुरंत समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए पजेसिव हो रही थी। नील को इस पॉइंट पर हमेशा कॉन्फिडेंट लगने वाली सारा बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। नील ने सारा के बालों में से हाथ फेरा और सारा की जुल्फों के साथ खेलने लगा। जब सारा ने देखा कि अब उन दोनों के बीच में कोई स्ट्रेस्ड फीलिंग नहीं थी तो वो भी स्माइल करने लगी। दूसरी तरफ बालकनी के बाहर से विनी और रोहन इस नजारे को देख रहे थे। सारा और नील को एक दूसरे के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखने के बाद विनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सारा और नील के बारे में सोचते हुए विनी ने मन ही मन में कहा, वाओ, दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। आई विश कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ खुश रहें। विनी सारा के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानती थी। विनी ने सारा के चेहरे पर कभी भी ऐसी मुस्कान को नहीं देखा था। विनी का हमेशा से यही मानना था कि शान सारा को हर बात में परफेक्ट लगता है। जब विनी ने सारा और नील को पहली बार किसी न्यूज चैनल पर एक साथ देखा था, उसे सारा और नील का कपल परफेक्ट लगा था। वैसे सारा और नील का कपल रोहन को भी परफेक्ट लगता था, लेकिन इस वक्त उसके एक्सप्रेशंस कोई अलग ही कहानी बता रहे थे। रोहन अपने पार्टनर नील की तरफ हेल्पलेस होकर देख रहा था। नील के बारे में शिकायत करते हुए रोहन ने मन ही मन में कहा, ये लड़का पागल है क्या? लड़कियों से नाराज होने के बाद अगर इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया जाए तो लड़कियों को इस बात की कोई सीरियसनेस ही नहीं रहती कि उनके बॉयफ्रेंड्स को भी किसी बात का बुरा लग रहा है। फिर भी मैं नील से कहता रहता था कि डेट किया करे, कुछ अच्छा हो या ना हो, हमें लड़कियों में एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है। लेकिन पार्टनर ने तो कभी भी मेरी बात मानी ही नहीं। अब नतीजे देखो, अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कम कोई बचपन के दोस्त लग रहे हैं। अपने पार्टनर की प्रोग्रेस को देखकर रोहन बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहा था। जब अपने सामने खड़े कपल के लिए कोई बेस्ट विशेस दे रहा था और दूसरा खामियां निकाल रहा था, किसी ने पीछे से आकर रोहन और विनी को देखा। अर्जुन बहुत देर से विनी को आवाज लगा रहा था, लेकिन किसी रोमांटिक सीन को देखने में बिजी विनी का उस बात पर ध्यान ही नहीं गया और अर्जुन को विनी को ढूंढते हुए बालकनी में आना पड़ा। अर्जुन ने जब नील और सारा को इतने करीब होते हुए देखा, उसे इरिटेशन होने लगी। नील पर गुस्सा करते हुए अर्जुन ने दिल ही दिल में कहा, इस अमीरजादे की हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर में आकर मेरी ही बहन से चिपक रहा है। आज तो मैं इस नील सब्बरवाल का मुंह तोड़ दूंगा। नील से मारपीट करने का इरादा करने के बाद जैसे ही अर्जुन सारा और नील के करीब जाने वाला था, उसे कुछ याद आ गया। कुछ देर पहले जिस तरह नील ने सारा के लिए अपना सपोर्ट दिखाया था, अर्जुन उससे इनडायरेक्टली इम्प्रेस्ड हो गया था। जब अर्जुन को वो इंसिडेंट याद आया तो वो चाहकर भी खुद को नील के पास जाने के लिए मूव नहीं कर पाया। अर्जुन ने फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी मुट्ठियां कस ली। कुछ देर तक लंबी सांसें लेने के बाद भी अर्जुन अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाया। जब खुद को शांत करने की कोशिश में अर्जुन ने इधर उधर देखा, तभी उसे एक आइडिया आया। अर्जुन ने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का सोचा और रोहन और विनी को खींचकर अपने साथ लिविंग रूम में ले गया। अपने साथ अचानक से हुई इस हरकत को देखकर रोहन और विनी 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गए। विनी और रोहन वापस से अपने सेंसेस में आ पाते इससे पहले ही अर्जुन जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसने विनी और रोहन को अच्छी डांट लगाते हुए कहा,
क्या तुम दोनों के पास शर्म नाम की कोई चीज है? अभी मेरे आने से पहले वहां क्या चल रहा था? अर्जुन को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कोई मजाक कर रहा है। विनी और रोहन अब अर्जुन से घबरा रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ इस उम्मीद में देख रहे थे कि कोई अर्जुन भैया के सवाल का जवाब दे दे। लेकिन रोहन और विनी में से कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन और विनी को शांत देखकर अर्जुन ने अपनी बात कहना कंटिन्यू किया। अर्जुन ने फिर से विनी की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़के के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर तुम, क्या ऐसी हरकतें तुम्हें सूट करती हैं? ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी उम्र ही देख लो। क्या तुम में थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है? मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगा विनी कि तुम गलत चीजें कर रही हो। अर्जुन बिना रुके कंटिन्यूअसली विनी को बातें सुनाए जा रहा था। कुछ और देर तक विनी को डांट लगाने के बाद अब जाकर अर्जुन का गुस्सा कम हुआ था। जैसे ही वो नॉर्मल फील करने लगा, अर्जुन वहां से कुछ कहे बिना ही चला गया। उसके जाने के बाद रोहन ने विनी को गले लगाते हुए कहा, सिंड्रेला, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अर्जुन भैया की डांट से बचा नहीं पाया, लेकिन मैं खुद उनसे डर गया था। क्या तुम ठीक हो? रोहन अपनी सिंड्रेला को कंफर्ट करने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था, लेकिन विनी जवाब में उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। विनी ने अभी अभी जो कुछ भी सुना उसके बारे में उसने सोचते हुए मन ही मन में कहा, लेकिन मैंने किया क्या था? अगली सुबह सारा अपने वर्कaholic मोड में वापस आ गई थी। जैसे ही वो ऑफिस में आई, उसने एक के बाद एक सभी पेंडिंग काम कंप्लीट कर लिए थे। सारा के इस रूप को देखकर एएस ग्रुप्स के सभी एम्प्लॉयज दंग रह गए थे। वन बाय वन सारा हर एक डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग किए जा रही थी। मीटिंग रूम के अंदर जाते वक्त और अंदर से वापस आते वक्त हर एक मैनेजर के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क था। सारा यूजुअली रीटा की ज्यादा बात नहीं किया करती थी, लेकिन आज सारा ने रीटा को पूरे लीगल डिपार्टमेंट के सामने बहुत खरी खोटी सुना दी थी। सारा ने रीटा की तरफ डिसअपॉइंटमेंट में देखते हुए कहा, मिस रीटा, इज दिस हाउ यू वर्क? सारा के इस सवाल को सुनकर रीटा गुस्से में सारा की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर हर बार अनइंटरेस्टेड लगने वाले मिस्टर ग्रोवर की नजर में भी क्यूरियोसिटी झलक रही थी। मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई उस नजारे को नर्वस होकर देख रहा था। उन सबका नर्वस होना भी जायज था। आफ्टर ऑल, इस वक्त जिस जगह पर रीटा थी, थोड़ी देर बाद उसमें से कोई भी हो सकता था। अब सभी सारा की आगे की बात का इंतजार कर रहे थे। सारा ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 2 दिनों पहले मैंने तुम्हें एक कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन मिस रीटा ने मुझे कोई फॉलो अप नहीं दिया। क्या ये आपका काम करने के लिए सीरियसनेस है? अपनी ये बात कहते हुए सारा बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसे देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि सारा किसी भी वक्त रीटा को फायर कर सकती थी। सारा की कही इस बात को सुनकर रीटा को कुछ याद आया। उसने खुद से बात करते हुए मन ही मन में कहा, उस दिन मैंने इस कैरेक्टरलेस लड़की का मैसेज देखा तो था, लेकिन मैं जल्दी में थी। मुझे उस उर्वी मान से मिलने भी तो जाना था, तो इसलिए मैंने उस कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और बात भी तो मैं उसके बारे में भूल भी गई। अब मैं क्या करूं? ये लड़की तो आज मुझे काम से निकाल कर ही रहेगी। रीटा के दिल में चल रही फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखकर मिस्टर ग्रोवर ने इंटरफेयर करने का सोचा। आफ्टर ऑल, वो खुद लीगल डिपार्टमेंट के हेड थे, तो जो भी गलती रीटा ने की थी उसके लिए मिस्टर ग्रोवर खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। मिस्टर ग्रोवर ने सारा से अपोलोजेटिकली कहा, मिस मलिक, इस इंसिडेंट में मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं मेरे सबॉर्डिनेट को उतना जिम्मेदार नहीं बना पाया। प्रोफेशनली मिस्टर ग्रोवर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनेजर थे। अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबल होने को कह रहे थे तो सारा के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। सारा ने फिर कुछ सोचा। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद सारा ने मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ग्रोवर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने रीटा को पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने इस बात को अवॉइड किया। इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो पूरी तरह से रीटा की ही गलती है। अपनी ये बात कहने के बाद सारा रीटा की तरफ देखने लगी। सारा की नजरों में एक अलग ही अंदाज था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि सारा अब कुछ करने वाली थी।
सारा की कही बात को सुनने के बाद मिस्टर ग्रोवर भी अपनी जगह पर बैठ गए। उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब सारा को कन्विंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सारा ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, और हर गलती की कोई ना कोई सजा तो होती है। आज से रीटा लीगल डिपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क पर काम करेगी। सारा के आखिरी शब्दों को सुनकर रीटा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो खुद एक लॉ ग्रेजुएट थी, ऊपर से उसने कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट में मास्टर कर रखा था, और अब वो गेस्ट्स और कॉल को रिसीव करने वाली रिसेप्शनिस्ट बनने वाली थी। रीटा से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने सारा से इम्पल्सिव होते हुए सवाल किया। रीटा ने कहा, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? कब तक और किस पोजीशन पर? रीटा का ये रिएक्शन नेचुरल था। सारा की दी हुई ये पनिशमेंट रीटा के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं थी। सिर्फ रीटा ही नहीं, उस मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई उस सवाल का जवाब जानना चाहता था। वैसे तो कोई भी रीटा के डोमिनेटिंग और रूड नेचर को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जब सारा के स्ट्रिक्ट होने का अंदाजा सबको हो रहा था तो हर कोई नर्वस फील कर रहा था। सारा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन रिजाइन मिस रीटा। वैसे भी एएस ग्रुप्स में वही लोग अच्छे लगते हैं जो अपने बॉस की रिस्पेक्ट कर सकें। रीटा से अपनी बात कहकर सारा वहां से चली गई। अब तक जो मीटिंग रूम पिन ड्रॉप साइलेंस में थी, अब उसमें लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर तक सभी मीटिंग रूम में बातें कर रहे थे। अब उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि रीटा को क्या लगेगा। किसी को उसकी हालत पर तरस आ रहा था, तो कोई रीटा का मजाक उड़ा रहा था, तो कुछ लोगों को सीरियसली काम करने का डिटर्मिनेशन सता रहा था। धीरे धीरे सभी लोग उस मीटिंग रूम से चले गए। रीटा को लगा था कि मिस्टर ग्रोवर उसे कंफर्ट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मिस्टर ग्रोवर ने भी रीटा को अवॉइड किया और वहां से चले गए। सारा की कही ये बात रीटा के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह थी। उसे आज तक इतना एम्बैरेस्ड कभी भी महसूस नहीं हुआ था। रीटा ने गुस्से में अपने सामने रखी चेयर को लात मार दी। इस वक्त जो नफरत उसकी आंखों में नजर आ रही थी वो बहुत ही डरावनी थी। रीटा ने फ्यूरियस होते हुए कहा, सारा मलिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उन फोटोज के वायरल होने के बाद फिर तुम भी लोगों को चाय और कॉफी सर्व करोगी। अब तुम बस देखती रहो कि मैं क्या करती हूं। इस वक्त रीटा की आंखों में जो सारा के बर्बादी का लालच नजर आ रहा था वो बहुत ही डरावना था। रीटा ने ज्यादा वक्त लगाए बिना सामने रखे अपने लैपटॉप को ऑन किया। जो फोटोग्राफ्स उर्वी ने उसे दी थी उन्हें रीटा ने किसी ब्लैक कलर के पेन ड्राइव में मूव कर दिया। उस पेन ड्राइव में सारे फोटोग्राफ्स को शिफ्ट करने के बाद सेफ साइड रीटा ने अपनी इस हरकत के सारे सबूतों को मिटा देने का फैसला किया। रीटा ने अपने पास के सभी फोटोग्राफ्स को डिलीट कर दिया और वो पेन ड्राइव लेकर वहां से चली गई। जहां एक तरफ किसी ने लैपटॉप से पेन ड्राइव डिस्कनेक्ट किया था, एएस ग्रुप्स के किसी कोने में कोई और था जो पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा रहा था। जब से पीहू ने विराज को वो पेन ड्राइव दिया था, तब से विराज ये देखना चाहता था कि उस पेन ड्राइव में क्या था। आज जब से सारा ऑफिस आई थी, वो एक के बाद एक मीटिंग अटेंड किए जा रही थी। अपनी सारा मैम को फॉलो करते हुए विराज के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। फिर किसी कॉल के आने से सारा नील के साथ एएस ग्रुप से निकल गई और फाइनली अब जाकर विराज उस पेन ड्राइव के अंदर के डेटा को देखने के लिए वक्त निकाल पाया। विराज ने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद मन ही मन में कहा, पता नहीं ये टॉवल वाली लड़की मुझे ये पेन ड्राइव देकर क्यों चली गई। वैसे इसमें क्या हो सकता है? हे भगवान, कहीं उस लड़की के टॉवल वाले फोटोज तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखने वाला। जैसे ही विराज के मन में ये ख्याल आया, उसने लैपटॉप से अपनी नजरें फेर लीं। कुछ देर तक सोचने के बाद विराज ने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से निकाला और लैपटॉप बंद कर दिया। जब विराज ने उस पेन ड्राइव को देखा तो वो उसे फेंकने ही वाला था। जैसे ही विराज डस्टबिन के पास जाकर उस पेन ड्राइव को उसमें फेंकने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा। जब विराज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मैनेजर शाह थे। मैनेजर शाह को देखकर विराज एक सेकंड के लिए सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि यूजुअली मैनेजर शाह का काम दूसरे फ्लोर पर होता था और ये तो सीईओ ऑफिस का फ्लोर था।
यहाँ पर मैनेजर शाह किसी काम के सिलसिले से ही आते थे। विराज ने फिर इस बात का अंदाजा लगा लिया कि मैनेजर शाह जरूर सारा से मिलने के लिए यहाँ आए होंगे। अपने सामने मैनेजर शाह को देखकर विराज ने उनसे सवाल करते हुए कहा, शाह सर आप यहाँ, लेकिन सारा मैम तो अभी अभी बाहर चली गई। अपनी ये बात कहते हुए विराज ने उस पेन ड्राइव को अपने पैंट के बैक पॉकेट में रखा और मैनेजर शाह के पास चला गया। मैनेजर शाह ने जब विराज की ये बात सुनी तो उन्होंने ना में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने विराज को बताते हुए कहा, मैं यहाँ मिस मलिक से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ विराज। मैनेजर शाह की कही इस बात को सुनकर विराज कंफ्यूज हो गया। विराज ने अपने शाह सर से सवाल करते हुए कहा, मुझसे? लेकिन क्यों? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जिस तरह से विराज ने मैनेजर शाह से ये सवाल पूछा था उसमें बहुत ही पोलाइटनेस झलक रही थी। मैनेजर शाह ने फिर रिक्वेस्ट करने के अंदाज में विराज से कहा, विराज वो तुम तो जानते ही हो, आज उसने जिद की कि वो मेरे ऑफिस में आना चाहती है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया और अब वो कुछ देर खेलने के बाद वापस घर जाना चाहती है। इस पॉइंट पर मैनेजर शाह अपनी बात कहते कहते रुक गए। विराज ने इस पूरी बात को सुनने के बाद उनसे कहा, अच्छा तो ऐसी बात है शाह सर, हेतल एक छोटी बच्ची है और सभी बच्चे बहुत ही मूडी होते हैं, ये बात तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है। मैनेजर शाह अपनी बेटी के नेचर को अच्छे से जानते थे। जैसे कि विराज ने कहा था, हेतल सच में एक मूडी लड़की थी। मैनेजर शाह ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और हेतल अभी के अभी घर जाने की जिद पर अड़ी हुई है। क्या तुम प्लीज उसे घर छोड़ दोगे? मैनेजर शाह अपनी ये बात कहते हुए थोड़े मजबूर लग रहे थे। उनकी इस बात को सुनकर विराज कुछ सोचने लगा। उसने मन ही मन में कहा, अब जब सारा मैम ऑफिस से चली गई हैं और मेरा काम भी पूरा हो गया है तो मैं हेतल को घर छोड़ सकता हूँ। वैसे भी उसके साथ मुझे बहुत मजा भी आता है और ऐसे वक्त में शाह सर मेरे अलावा किसी और पर रिलाई भी नहीं कर सकते। मैनेजर शाह की ऐसी रिक्वेस्ट को विराज मना ही नहीं कर पाया। विराज ने फिर मैनेजर शाह की बात पर हामी भरते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं शाह सर, मैं अभी सब कुछ वाइंड अप करके आपके ऑफिस में आता हूँ और हेतल को घर छोड़ देता हूँ। अपनी बात कहते हुए विराज ने उसके शाह सर को टेंशन ना लेने को भी कहा। दूसरी तरफ सारा और नील जल्दी में 4 सीजन्स रिजॉर्ट के लिए निकल गए थे। नील ने सारा को रेस्ट एश्योर्ड करते हुए कहा, बेबी मैंने तुमसे कल भी कहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस हैकर की हेल्प से सभी पिक्चर्स को उर्वीमान के लैपटॉप और ड्राइव से डिलीट कर देंगे। सारा और नील 4 सीजन्स रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक सारा के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। सारा को लगा कि इस बार भी उर्वीमान उसे परेशान करने के लिए या फिर कोई वार्निंग देने के लिए मैसेज कर रही होगी। इसलिए सारा ने तुरंत ही उस मैसेज को ओपन करने का सोचा। जब सारा अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाल रही थी तब नील ने उसकी जल्दबाजी को नोटिस कर लिया था। सारा के लिए परेशान होते हुए नील ने उससे सवाल किया, बेबी इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। सारा के लिए नील की परवाह बहुत ऑब्वियस होकर दिख रही थी। सारा ने मोबाइल को ऑन करने से पहले नील की तरफ देखा। उसने नील के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नील मुझे कोई मैसेज आया है। मुझे लगता है कि जरूर उर्वी ने ही वो मैसेज किया होगा। जिस तरह से सारा इस वक्त नील से बात कर रही थी, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही थी। नील ने सारा से ज्यादा कुछ भी नहीं कहा और उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपना सपोर्ट दिखा रहा था। अपने आप को शांत करने के लिए सारा ने एक गहरी सांस भरी और अपना मैसेज बॉक्स ओपन किया। जब सारा ने देखा कि जिसने उसे मैसेज किया था वो उर्वी नहीं थी, तो सारा के दिल से बोझ कम हो गया था। सारा ने रिलीव्ड फील करते हुए नील से कहा, ओह ये मैसेज उर्वी ने नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही टेंशन ले रही थी। सारा की कही ये बात सुनकर नील भी रिलैक्स हो गया था। उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि उसकी बॉस कम गर्लफ्रेंड को अब कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। नील को फिर एक ख्याल आया कि उसने सारा से सवाल करते हुए कहा,
अगर उर्वी का नहीं तो फिर तुम्हें किसका मैसेज आया है? वैसे तो नील कोई कंट्रोलिंग या फिर नोजी बॉयफ्रेंड नहीं था जिसे अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात की खबर चाहिए होती थी। लेकिन अब जब उस मैसेज भेजने वाले ने नील और सारा की धड़कनों को एक पल के लिए बढ़ा दिया था, तो नील जानना चाहता था कि किसने ये हरकत की थी। नील के सवाल को सुनने के बाद सारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने नील के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये तो पीहू का मैसेज है। मैं अभी इसे पढ़कर तुम्हें बताती हूँ कि मैडम क्या कह रही हैं। अपनी बात कहने के बाद सारा उस मैसेज को पढ़ने लगी और नील भी पीहू का नाम सुनकर बेफिक्र हो गया। लेकिन हमारा प्यारा कपल ये कहाँ जानता था कि अगले ही मिनट में उनकी क्या हालत होने वाली थी। सारा ने मैसेज ओपन किया और उसे जोर से पढ़ना शुरू किया ताकि नील भी पीहू की बात को सुन सके। पीहू ने मैसेज में लिखा था, सारा दीदी, क्या मेरे विराज ने आपको कुछ दिखाया? मैंने उसे डेट का जो गिफ्ट दिया है वो खास करके आपके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो कोई आम गिफ्ट नहीं, उर्वी मान के खिलाफ आपका अल्ट्रा वेपन है। सारा और नील पीहू के इस मैसेज को जरा भी समझ नहीं पाए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देख रहे थे। उनकी समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि पीहू किस बारे में बात कर रही थी। नील ने सारा को सजेस्ट करते हुए कहा, तुम एक काम करो, पीहू को कॉल करके सब कुछ क्लियरली पूछ लो। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नील की बात बिल्कुल सही थी। कोई भी गलतफहमी सारा और नील के साथ साथ पूरे एएस ग्रुप्स की इज्जत को डुबो सकती थी। सारा ने नील की बात पर हामी भर दी और तुरंत पीहू को कॉल किया। जहां एक तरफ सारा और नील किसी जल्दी में थे, वहीं विराज और हेतल घूमते फिरते आइसक्रीम खाते हुए घर जा रहे थे। हेतल ने विराज से शिकायत करते हुए कहा, विराज अंकल, मेरे हाथ चिपचिपे हो गए हैं, आप मुझे अपना हैंकी दे दो। जिस तरह हेतल ने ऑर्डर देते हुए विराज से अपनी बात कही थी, विराज उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकाला और हेतल की तरफ बढ़ा दिया। हेतल ने अपने हाथ पोंछे और उस रुमाल को अपने विराज अंकल को दे दिया। उसने विराज को सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको भी अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए। अब जब हेतल ने विराज को इतनी अच्छी और सही एडवाइस दी थी, तो विराज ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। जब विराज अपने हाथ पहुंच रहा था, हेतल ने कुछ नोटिस किया। हेतल को अपने पैरों के पास कोई ब्लैक कलर की चीज दिखाई दी। उसने ज्यादा सोचे बिना उस चीज को उठा लिया। विराज को अपने हाथ साफ करने में बिजी होता देख हेतल ने उस चीज को अपनी पॉकेट में रख लिया। इस बारे में सोचते हुए हेतल ने मन ही मन में कहा, वो तो कुछ पेन ड्राइव जैसा था। आजकल इन अंकल आंटी लोगों में क्या पेन ड्राइव साथ लेकर घूमने का ट्रेंड चल रहा है। कुछ देर पहले वो डायन आंटी भी ऐसा ही पेन ड्राइव लेकर जल्दी में बरिस्ता कैफे की तरफ जा रही थी। खुद से ही बात करते हुए जब हेतल ने देखा कि विराज उसकी तरफ देख रहा था, वो नॉर्मल हो गई। हेतल ने विराज पर भड़कते हुए उससे कहा, शू अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हेतल का ऐसा गुस्सैल अंदाज वापस आते हुए देखकर विराज घबराने लगा। वो हेतल की जिम्मेदारी लेकर उसके साथ यहाँ आया था। अगर हेतल ने गुस्से में कोई गड़बड़ कर दी तो उस पूरी गड़बड़ का जिम्मेदार विराज ही होगा। ये वो अच्छे से जानता था। तो इसलिए वो अपने सामने खड़ी इस शैतान की नानी को तंग करने का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। विराज ने फिर हेतल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं तो तुमसे ये पूछ रहा था कि अब हमें कहाँ जाना है, तुम्हारे घर या फिर तुम्हें और भी कुछ खाना है? अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। अपनी सारा मैम के साथ काम करते हुए विराज भी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैरी करने लगा था। हेतल के बदलते मूड को देखकर विराज ने बड़ी होशियारी से टॉपिक ही बदल दिया। इस वक्त विराज को खुद के लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। अपने विराज अंकल का सवाल सुनकर हेतल फिर से खुद के साथ मन ही मन में बात करने लगी। हेतल ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, वो डायन आंटी मुझे धक्का देकर गई और उन्होंने मुझे पलटकर सॉरी भी नहीं कहा। मैंने उनको किसी से बात करते हुए सुना था कि वो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज होने को कह रही थी और बाद में तो उन्होंने अपना चेहरा भी छुपा लिया। लेकिन ये सब कुछ मुझसे छिप नहीं पाया। अब मैं भी उसी जगह जाऊंगी
और रिवेंज के नाम पर उनका इम्पोर्टेंट काम बिगाड़ूंगी। बहुत देर तक हेतल को चुपचाप खड़े देखकर विराज कंफ्यूज हो गया। उसने हेतल के चेहरे के सामने अपना हाथ वेव किया। अपने सामने किसी मूवमेंट को नोटिस करने के बाद वो नन्ही शेरलॉक होम्स वापस अपने होश में आई। हेतल ने अब उस डायन आंटी से बदला लेने का पूरा इरादा बना लिया था। उसने अपने विराज अंकल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ऐसी एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ। मुझे बरिस्ता कैफे के स्पेशल सैंडविचेस खाने हैं। अंकल, आप अभी के अभी मुझे वहां लेकर चलो। हेतल ने जिस तरह से अपनी बात कही थी, विराज को ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी थी कि अगर वो हेतल को मना कर देगा तो वो उसके बाल तक नोचने के लिए तैयार थी। खुद पर मंडरा रहे इस मासूम लेकिन डरावने खतरे के बारे में सोचकर विराज ने तुरंत हेतल की बात पर हामी भर दी। विराज ने जब हाँ में अपना सिर हिलाया तो हेतल सेटिस्फाइड लगने लगी। उसने अपने विराज अंकल का हाथ पकड़ा और विराज को उसी के बाइक के पास ले गई। जाते हुए हेतल ने मन ही मन में कहा, डायन आंटी, आपने जिस तरह अपनी गलती को अवॉइड किया, ये साफ है कि आप एक नंबर की आलसी और मैनरलेस आंटी हो। ठीक है, आपको अब तक किसी ने मैनर्स नहीं पढ़ाए क्योंकि आपके नसीब में मेरे जैसी स्ट्रिक्ट टीचर लिखी हुई है। मैं आपको ना कोई होमवर्क दूंगी और ना ही कोई असाइनमेंट। मैं तो डायरेक्ट आपको अच्छा लेसन पढ़ाऊंगी। उस डायन आंटी के साथ क्या होने वाला था ये तो हेतल के अलावा कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इतना पक्का था कि आज वो बहुत ही अच्छी सीख सीखने वाली थी। दूसरी तरफ जैसे कि नील ने कहा था, सारा ने पीहू को कॉल किया। पीहू ने शॉर्ट में पूरा मैटर अपनी सारा दीदी को समझा दिया। सारा ने जो कुछ भी सुना उसके बाद वो पीहू को थैंक यू कहते हुए थक नहीं रही थी। सारा ने पीहू से बाद में बात करने को कहा और कॉल कट कर दिया। सारा के सामने बैठा नील बहुत ही क्यूरियस हुआ था। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। उन सवालों को समझने में सारा को जरा भी देर नहीं लगी। उसने नील को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये एक गुड न्यूज है। मिस्टर मान की रिटायरमेंट पार्टी वाले दिन पीहू ने एएस ग्रुप्स के उस धोखेबाज को उर्वी के साथ बात करते हुए देख लिया था। पीहू के मैनेजर ने तो उसका वीडियो भी बना लिया है। पीहू ने वही वीडियो विराज को दी थी, लेकिन सारा ने अपनी आगे की बात को कंटिन्यू नहीं किया। वो विराज और पीहू के पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी। सारा के कहे बिना ही नील भी समझ गया कि किसी न किसी वजह से विराज ने जरूर उस पेन ड्राइव को अब तक देखा ही नहीं होगा। अक्सर रिजर्व्ड रहने वाला नील आज थोड़े गॉसिप के मूड में आ गया था। नील ये अच्छे से जानता था कि भले ही सारा जता नहीं रही थी, लेकिन जब से उसे उर्वी का वो मैसेज मिला था वो बहुत बेचैन हो गई थी। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को चीयर अप करने के इरादे से नील ने सारा से कहा, बेबी, तुम्हें क्या लगता है, क्या पीहू और विराज के बीच कुछ हो सकता है? इस वक्त जिस तरह नील सारा की तरफ देख रहा था, सारा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए नील से क्वेश्चन करते हुए कहा, पोकर फेस, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम किसी रिपोर्टर के जैसे बिहेव कर रहे हो? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें कब से विराज और पीहू की स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया? जब मैं और रोहन इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो तुमने हमें कितनी बार सुनाया था, और अब तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो? वाह रे जिंदगी, क्या क्या दिन दिखाती है। सारा ने तो ये बात बस नील का मजाक उड़ाते हुए कही थी। अब वो बेचारी कहाँ जानती थी कि उसकी जिंदगी सच में उसे कौन सा दिन दिखाने वाली थी। जब सारा नील पर हंसे जा रही थी, उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वो नोटिफिकेशन किसी बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज फीड का था, इसलिए सारा ने उसे इग्नोर नहीं किया। सारा ने जब हंसते हुए उस न्यूज फीड को ओपन किया, उसके चेहरे पर छाई हंसी गायब हो गई। बहुत देर तक उस हेडलाइन को पढ़ने के बाद भी सारा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, या फिर ये कहना गलत नहीं हो सकता था कि वो उस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहती थी। उसने जोर से पढ़ते हुए नील को वो हेडलाइन सुनाई, चंद पैसों के लिए किया अपना कैरेक्टर खराब, एएस ग्रुप्स के इस काले सच की किसने की थी उम्मीद?